दी आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल किताब के लेखक स्टीवन कोटलर हमें ये सिखाते हैं कि इंसान अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा कर सकता है जितना वो सोचता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई भी असंभव चीज हासिल करना सिर्फ कुछ खास लोगों के बस की बात होती है, जैसे बड़े खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक या उद्यमी। लेकिन ये किताब हमें बताती है कि असंभव भी संभव बनाया जा सकता है अगर हम सही मानसिकता, माइंडसेट, सही रणनीति, स्ट्रैटेजी और सही मेहनत, एफर्ट अपनाएं। ये किताब न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ स्टोरीज को जोड़कर हमें दिखाती है कि पीक परफॉर्मेंस यानी अपनी क्षमता की ऊंचाई पर पहुंचना कैसे हर किसी के लिए मुमकिन है। ये किताब 4 बड़े हिस्सों में बंटी है: मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो। और यही चारों हमें हमारी सीमाओं को तोड़ने और असंभव को संभव करने का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा सपना देखा है जो इतना बड़ा हो कि उसे देखकर खुद आपको भी यकीन न हो पाए कि ये कभी सच हो सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके और आपके सपनों के बीच एक दीवार खड़ी है और वो दीवार इतनी मजबूत है कि उसे तोड़ना लगभग असंभव लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर इस एहसास से गुजरता है कि कुछ सपने, कुछ लक्ष्य, कुछ इच्छाएं बस नामुमकिन है। लेकिन लेखक स्टीवन कोटलर की किताब दी आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें यही बताती है कि असंभव सिर्फ एक भ्रम है। ये एक लेबल है जिसे हम अपनी सीमाओं के कारण बना लेते हैं। इस किताब में स्टीवन कोटलर हमें ये सिखाते हैं कि अगर सही रणनीति, सही मानसिकता और सही मेहनत को अपनाया जाए तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। इस किताब की शुरुआत होती है मोटिवेशन यानी प्रेरणा से, क्योंकि किसी भी असंभव लगने वाले काम की शुरुआत वहीं से होती है। बिना प्रेरणा के इंसान का दिमाग और शरीर कोई भी बड़ा काम शुरू ही नहीं कर सकता। लेकिन प्रेरणा सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर है जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। लेखक कहते हैं कि प्रेरणा 4 स्तरों में काम करती है। सबसे पहला स्तर है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी पुरस्कार। ये वो प्रेरणा है जो हमें पैसे, शोहरत, पद या तारीफ जैसी चीजों से मिलती है। जब कोई इंसान कहता है कि मैं ये काम करूंगा क्योंकि इससे मुझे प्रमोशन मिलेगा या मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे ही पैसा मिल गया, प्रमोशन हो गया या तारीफ मिल गई, प्रेरणा भी ठंडी पड़ जाती है। इसलिए अगर आप असंभव को हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके बाद आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक इच्छा। ये वो प्रेरणा है जो हमें अंदर से मिलती है जब हम किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें मजा आता है, हमें उसमें आनंद मिलता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पेंटिंग करता है क्योंकि उसे रंगों और आकृतियों से खेलना अच्छा लगता है। कोई इंसान गाना गाता है क्योंकि उसकी आत्मा उसमें डूब जाती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन लंबे समय तक टिकती है क्योंकि ये बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर से आती है। लेकिन स्टीवन कोटलर कहते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी तभी काम करती है जब उसके साथ पैशन यानी जुनून जुड़ जाए। जुनून वो ताकत है जो इंसान को थका हुआ होने पर भी उठकर काम करने के लिए मजबूर करती है। अगर आपने कभी देखा है कि कोई क्रिकेटर घंटों प्रैक्टिस करता है या कोई लेखक रात भर जागकर लिखता है, तो ये जुनून है। जुनून वह है जो इंसान को अपने काम से प्यार करवा देता है। लेकिन किताब कहती है कि जुनून अकेला काफी नहीं है। अगर जुनून के पीछे कोई बड़ा पर्पस यानी उद्देश्य न हो तो वो धीरे धीरे बुझ सकता है। उद्देश्य वह है जो आपके काम को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ता है, जो आपकी मेहनत को सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए मायने देता है। जैसे कोई डॉक्टर सिर्फ नौकरी के लिए मरीजों का इलाज नहीं करता, बल्कि उसके दिल में ये उद्देश्य होता है कि वो लोगों की जान बचाना चाहता है। कोई वैज्ञानिक सिर्फ प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं करता,
बल्कि उसके दिल में ये उद्देश्य होता है कि वह दुनिया को आगे ले जाना चाहता है। जब जुनून और उद्देश्य मिलते हैं तो इंसान के अंदर ऐसी आग पैदा होती है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो आपको ये चारों स्तर अपने अंदर विकसित करने होंगे: बाहरी पुरस्कार, आंतरिक इच्छा, जुनून और उद्देश्य। ये चारों मिलकर आपकी प्रेरणा को इतना मजबूत बना देंगे कि आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। किताब हमें ये भी बताती है कि प्रेरणा को जगाने के लिए हमें क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा की जरूरत होती है। जिज्ञासा वो बीज है जिससे जुनून और उद्देश्य का पेड़ उगता है। जब हम किसी चीज के बारे में सवाल पूछते हैं, जब हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्यों होता है, तब हम सीखना शुरू करते हैं और वहीं से हमारे जुनून की शुरुआत होती है। कॉटलर कहते हैं कि जिज्ञासा एक मांसपेशी मसल की तरह है। जितना इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर हमेशा ऊर्जा बनी रहे तो सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए। किताब के पहले हिस्से में लेखक एक और जरूरी बात बताते हैं: गोल्स सेटिंग यानी लक्ष्य तय करना। वे कहते हैं कि असंभव लगने वाले सपनों को हासिल करने का राज है उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। जब आप सीधे बहुत बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो वो डरावना लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं तो वो आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि उसे 100 किलोमीटर दौड़ना है तो ये सुनकर ही इंसान डर जाएगा। लेकिन अगर वही लक्ष्य 5 किलोमीटर में बांट दिया जाए तो इंसान धीरे धीरे करके उसे पूरा कर सकता है। कॉटलर कहते हैं कि ये दिमाग की एक ट्रिक है। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और ये आपको अगले कदम के लिए ऊर्जा देता है। इस तरह छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े लक्ष्य को पूरा कर देते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि प्रेरणा को बनाए रखने के लिए फियर यानी डर को समझना और उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। आमतौर पर लोग डर को दुश्मन मानते हैं, लेकिन स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि डर को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब हमें किसी चीज का डर होता है तो हमारा दिमाग और शरीर पूरी सतर्कता से काम करने लगता है। अगर हम इस डर को भागने की बजाय आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें तो ये हमें और तेज और केंद्रित बना देता है। इसलिए लेखक कहते हैं, डर से मत भागो, उसे अपने साथी की तरह इस्तेमाल करो। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग अपने डर को प्रेरणा में बदलकर असंभव हासिल कर पाए। जैसे कोई खिलाड़ी जिसने चोट लगने के बाद डर को हराकर और भी बेहतर प्रदर्शन किया, या कोई उद्यमी जिसने असफलता के डर को मेहनत में बदल दिया और बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। स्टीवन कॉटलर ये भी बताते हैं कि प्रेरणा सिर्फ मन की चीज नहीं है, इसका सीधा संबंध हमारे शरीर और हमारे दिमाग की केमिस्ट्री से है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन, नॉरेपिनेफ्रिन और एंडोफिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं। ये केमिकल हमें ऊर्जा, फोकस और खुशी देते हैं। इसलिए प्रेरणा कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अगर हम सही आदतें अपनाएं तो हम अपने दिमाग को प्रेरित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, हर सुबह एक स्पष्ट लक्ष्य लिखना, दिन की शुरुआत में छोटे छोटे काम पूरे करना और अपने काम को उद्देश्य से जोड़ना, ये सब चीजें दिमाग को प्रेरित रखने में मदद करती है। किताब का पहला हिस्सा यानी मोटिवेशन हमें यह समझाता है कि किसी भी असंभव को हासिल करने की नींव प्रेरणा है। अगर आपके अंदर ये 4 स्तर मौजूद है, बाहरी पुरस्कार, आंतरिक इच्छा, जुनून और उद्देश्य, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। और अगर आप जिज्ञासा, छोटे लक्ष्य और डर को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी प्रेरणा कभी खत्म नहीं होगी। यही वो ऊर्जा है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। दोस्तों, अब जब हमने ये समझ लिया कि मोटिवेशन यानी प्रेरणा कैसे हमें असंभव की ओर बढ़ने की ऊर्जा देती है, तो अगला कदम है लर्निंग यानी सीखना। बिना सीखने के कोई भी असंभव लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता।
कल्पना कीजिए कि एक इंसान पहाड़ चढ़ना चाहता है, लेकिन उसे चढ़ाई करने का तरीका ही नहीं आता, तो क्या वो कभी शिखर तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी के सपनों को पाना चाहते हैं, तो आपको लगातार सीखना पड़ेगा। और स्टीवन कॉटलर की किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें यही सिखाती है कि कैसे सीखने को एक कला और विज्ञान की तरह अपनाया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक अद्भुत मशीन है जो हर दिन हर पल नई जानकारी को अवशोषित करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपनी इस क्षमता का सिर्फ 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। वजह यह है कि हम सीखने को बोझ की तरह देखते हैं, मजे की तरह नहीं। अगर हम सीखने को एक खेल बना दें, एक रोमांचक यात्रा की तरह देखें, तो ये आसान भी लगेगा और मजेदार भी। लेखक कहते हैं कि सीखने का पहला कदम है फोकस यानी ध्यान। अगर आपका दिमाग बिखरा हुआ है, तो आप कुछ भी गहराई से नहीं सीख सकते। जब भी आप नई जानकारी ले रहे हों, चाहे किताब पढ़ रहे हों, नया कौशल सीख रहे हों या किसी से बातचीत कर रहे हों, तो पूरे फोकस से कीजिए। रिसर्च कहती है कि जब हम गहराई से ध्यान लगाकर सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं और वही हमारी स्किल को पक्का करते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि सीखने का दूसरा नियम है रेपिटेशन यानी दोहराना। जो चीज हम बार बार दोहराते हैं, वही हमारी याददाश्त और व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। जैसे साइकिल चलाना, तैरना या गाड़ी चलाना शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन दोहराते दोहराते इतना आसान हो जाता है कि हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यही दोहराव हमें किसी भी स्किल में माहिर बना देता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि सिर्फ दोहराव ही काफी नहीं है, उसमें सुधार, इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए। अगर आप वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप डेलिबरेट प्रैक्टिस करें, यानी जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान दें जिनमें आप कमजोर हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। कॉटलर कहते हैं कि यही तरीका आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। किताब में एक और गहरी बात कही गई है, लर्निंग इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी सीखना सिर्फ जानकारी जुटाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को बदलने की प्रक्रिया है। अगर आपने हजारों किताबें पढ़ ली, लेकिन आपकी सोच और आदतें नहीं बदली, तो वो असली सीखना नहीं है। असली सीखना वह है जो आपके अंदर नया दृष्टिकोण लाए, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। लेखक ये भी बताते हैं कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग। जब आप किसी चीज में खुद से रुचि लेते हैं, जब आप उसे जानने के लिए बेताब रहते हैं, तो आपका दिमाग उसे बहुत तेजी से याद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको संगीत पसंद है और आप कोई नया वाद्य यंत्र सीख रहे हैं, तो आप दिन रात उसमें डूबे रहेंगे और जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपको मजबूर करके ऐसा विषय पढ़ा रहा है जिसमें आपकी रुचि ही नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, दिमाग उसे जल्दी भूल जाएगा। इसलिए कॉटलर कहते हैं कि सीखने का सबसे मजबूत ईंधन है जिज्ञासा। अब सवाल उठता है कि हमें किस तरह की जानकारी सीखनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो आपको दो तरह की जानकारी चाहिए, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज वह है जो आपको दुनिया की समझ देती है, ये आपको अलग अलग विचारों से जोड़ती है। लेकिन सिर्फ सामान्य जानकारी से आप किसी क्षेत्र में महान नहीं बन सकते। इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, यानी किसी खास क्षेत्र में गहराई से जानकारी। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे सामान्य विज्ञान तो जानना ही होगा, लेकिन साथ ही उसे मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसी गहराई वाली जानकारी भी लेनी होगी। यही विशेषज्ञता उसे एक अच्छा डॉक्टर बनाएगी। कॉटलर कहते हैं कि जनरल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सिर्फ सामान्य जानकारी है, तो आप सतही सोचेंगे। अगर आपके पास सिर्फ विशेषज्ञता है, तो आप एक ही दायरे में सीमित रह जाएंगे। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं, तो आपकी सोच गहरी और व्यापक दोनों हो जाती है।
किताब हमें ये भी सिखाती है कि सीखते समय गलतियों से डरना नहीं चाहिए। असल में गलतियां सीखने का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप कोई नई चीज करते हैं और उसमें असफल होते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत नोटिस करता है कि कहाँ गलती हुई और अगली बार उसे सुधार लेता है। अगर आप गलतियों से बचेंगे तो आप कभी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेखक कहते हैं, फेल फास्ट, लर्न फास्टर, यानी जल्दी असफल होइए ताकि जल्दी सीख सकें। यही वजह है कि बड़े बड़े इनोवेटर्स और उद्यमी बार बार असफल होते हैं, लेकिन हर बार उनसे नई सीख लेकर और भी मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं। सीखने का एक और अहम पहलू है एनवायरनमेंट, यानी वातावरण। आपका वातावरण ये तय करता है कि आप कितनी अच्छी तरह सीख पाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो जिज्ञासु हैं, मेहनती हैं और नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने वातावरण को समझदारी से चुनिए। अच्छे किताबों, अच्छे लोगों और अच्छे अनुभवों से खुद को घेरिए। तभी आप असंभव की यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। किताब में यह भी बताया गया है कि सीखने की सबसे बड़ी बाधा है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकना। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सब हमारे ध्यान को चीरते रहते हैं और हमें गहराई से सीखने नहीं देते। रिसर्च बताती है कि जब आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो दोबारा गहराई में लौटने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। यानी अगर आप बार बार मोबाइल देखते हैं, तो आप कभी गहराई से कुछ नहीं सीख पाएंगे। कॉटलर कहते हैं कि अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क की आदत डालनी होगी। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी व्यवधान के किसी काम पर घंटों तक पूरी गहराई से ध्यान लगाना। यही गहराई आपकी सीख को मजबूत बनाएगी। किताब में सीखने के बारे में एक और शानदार बात कही गई है, टीच टू लर्न। यानी अगर आप सच में किसी चीज को गहराई से सीखना चाहते हैं, तो उसे दूसरों को सिखाइए। जब आप किसी और को सिखाते हैं, तो आपका दिमाग उसे और बेहतर समझता है और याद रखता है। इसलिए लेखक कहते हैं, जो सीखो उसे तुरंत साझा करो। ये न सिर्फ आपकी समझ को मजबूत करेगा, बल्कि दूसरों की भी मदद करेगा। किताब का ये दूसरा हिस्सा हमें ये सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए लगातार सीखना जरूरी है। सीखना कोई एक बार होने वाली चीज नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो आपकी प्रगति भी वही रुक जाएगी। लेकिन अगर आप जिज्ञासा, ध्यान, दोहराव और गलती से सीखने की शक्ति को अपनाएंगे, तो आप हर दिन बेहतर बनते जाएंगे और एक दिन वो कर दिखाएंगे जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि असंभव की यात्रा शुरू करने के लिए हमें मोटिवेशन यानी प्रेरणा चाहिए, और उस रास्ते पर चलने के लिए लर्निंग यानी सीखना जरूरी है। लेकिन सिर्फ प्रेरणा और ज्ञान ही काफी नहीं है, हमें चाहिए क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। क्योंकि रचनात्मकता ही वो ताकत है जो आपको साधारण सोच से अलग करती है और वह रास्ता दिखाती है जिस पर पहले किसी ने कदम नहीं रखा होता। स्टीवन कॉटलर अपनी किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में कहते हैं कि क्रिएटिविटी असंभव को संभव बनाने की आत्मा है। कल्पना कीजिए, अगर थॉमस एडिसन के दिमाग में यह रचनात्मकता न होती कि अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है, तो शायद आज बल्ब का आविष्कार ही न होता। अगर राइट ब्रदर्स ने यह न सोचा होता कि इंसान उड़ सकता है, तो शायद हवाई जहाज भी न बनता। यानी हर असंभव चीज की शुरुआत होती है एक कल्पना, एक रचनात्मक विचार से। किताब हमें बताती है कि क्रिएटिविटी कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हर इंसान विकसित कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग बड़े होते होते अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं, क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि हमेशा सुरक्षित रास्ता अपनाओ, वही करो जो सब कर रहे हैं। लेकिन असंभव को संभव बनाने वाले लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते,
वे नए रास्ते खोजते हैं। कॉटलर कहते हैं कि क्रिएटिविटी की पहली सीढ़ी है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। जब आपके दिमाग में लगातार सवाल उठते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो जाए तो यही सवाल आपको नए विचारों की ओर ले जाते हैं। बच्चों को देखिए, वे हर चीज में सवाल पूछते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, और इसी कारण वे इतनी तेजी से सीखते भी हैं। लेकिन बड़े होने के बाद हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को जगाना चाहते हैं तो अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए। क्रिएटिविटी का दूसरा नियम है कनेक्टिंग द डॉट्स यानी बिंदुओं को जोड़ना। अक्सर महान खोजें और आविष्कार इसलिए हुए क्योंकि किसी ने दो अलग अलग चीजों को जोड़ दिया। जैसे स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी और कंप्यूटर को जोड़कर मैकबुक का डिजाइन बनाया। उन्होंने कहा था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स, यानी रचनात्मकता का मतलब है अलग अलग विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाना। कॉटलर कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि आप अलग अलग विषयों का ज्ञान लें। सिर्फ एक ही क्षेत्र में फंसकर मत रहिए, बल्कि अलग अलग अनुभव लीजिए। यही अनुभव एक दिन आपके दिमाग में मिलकर कुछ ऐसा नया बनाएंगे जो दुनिया को चौंका देगा। किताब यह भी कहती है कि क्रिएटिविटी तभी जन्म लेती है जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हों। अगर आप हमेशा सुरक्षित खेल खेलेंगे तो कभी कुछ नया नहीं बना पाएंगे। रचनात्मक लोग असफल होने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता भी एक अनुभव है। जितनी बार आप असफल होंगे, उतनी बार आपके पास नए विचार आएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं, फेल फॉरवर्ड यानी गिरो, लेकिन गिरकर आगे बढ़ो। असफलता को गले लगाओ, क्योंकि वहीं से आपकी क्रिएटिविटी पंख फैलाती है। अब सवाल उठता है कि हम अपनी रचनात्मकता को कैसे बढ़ाएं? कॉटलर इसके लिए कुछ तकनीक बताते हैं। पहली तकनीक है माइंड वॉन्डरिंग यानी अपने दिमाग को भटकने देना। अक्सर हमें सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब हम रिलैक्स रहते हैं, जैसे नहाते समय, टहलते समय या सोने से पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में होता है, जो नए विचार पैदा करने का काम करता है। इसलिए अगर आप सच में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा खाली समय दीजिए। दूसरी तकनीक है ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचारों की बारिश। जब आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हो तो एक बार में 100 विचार लिख डालिए। उनमें से ज्यादातर बेकार होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सोने जैसे साबित होंगे। क्रिएटिविटी का तीसरा रहस्य है कोलैबोरेशन यानी मिलकर काम करना। अक्सर हम सोचते हैं कि रचनात्मक लोग अकेले ही चमत्कार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े आविष्कार और खोजें ज्यादातर टीम वर्क का नतीजा होती है। जब अलग अलग सोच वाले लोग एक साथ आते हैं तो उनके विचार मिलकर कुछ नया जन्म देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों के साथ मिलकर सोचिए और काम कीजिए। किताब में यह भी बताया गया है कि क्रिएटिविटी और फियर का गहरा रिश्ता है। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो डर आपके सामने खड़ा हो जाता है। क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? अगर असफल हो गया तो? लेकिन लेखक कहते हैं कि यही डर आपकी क्रिएटिविटी का ईंधन है। अगर आप डर से भागेंगे तो कभी नया नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आप डर को अपनाएंगे तो वही डर आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। एक और अहम बात जो कॉटलर बताते हैं वह है कॉन्स्ट्रेंट्स ड्राइव क्रिएटिविटी, यानी सीमाएं ही रचनात्मकता को जन्म देती है। जब आपके पास साधन सीमित होते हैं तब आपका दिमाग नए नए रास्ते खोजता है। इतिहास में देखिए, कई महान आविष्कार तब हुए जब लोगों के पास संसाधन कम थे। यानी जरूरी नहीं कि आपके पास ढेरों साधन हो, बल्कि जरूरी यह है कि आपके पास एक रचनात्मक दिमाग हो। किताब का यह तीसरा हिस्सा हमें यह सिखाता है कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, एक मानसिकता है। अगर आप जिज्ञासा रखते हैं, अलग अलग अनुभव लेते हैं, असफलता को अपनाते हैं और डर को अपना साथी बनाते हैं, तो आपकी रचनात्मकता खिल उठेगी। और याद रखिए, हर असंभव काम की शुरुआत होती है एक रचनात्मक विचार से।
अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को जगाएंगे तो आप भी दुनिया को ऐसे विचार दे सकते हैं जो उसे हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब दी आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल से ये सीखा कि असंभव की यात्रा शुरू करने के लिए हमें प्रेरणा चाहिए। उस राह पर चलने के लिए हमें लगातार सीखते रहना होगा और नए रास्ते खोजने के लिए हमें रचनात्मकता अपनानी होगी। लेकिन अब लेखक स्टीवन कॉटलर हमें एक और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में बताते हैं। फ्लो यानी वो अवस्था जब इंसान पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है और समय, थकान, डर और शक सब पीछे छूट जाते हैं। फ्लो वही अवस्था है जब कोई संगीतकार गाना बजाते जाते समय भूल जाता है, जब खिलाड़ी खेल में पूरी तरह खो जाता है, जब लेखक लिखते लिखते रात को दिन बना देता है। फ्लो वो जादू है जो इंसान से उसका सर्वश्रेष्ठ काम निकलवाता है। कॉटलर कहते हैं कि अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो फ्लो में जीना सीखना पड़ेगा। फ्लो की शुरुआत होती है चैलेंज और स्किल के संतुलन से। जब आपका काम न तो बहुत आसान हो और न बहुत कठिन, बल्कि इतना चुनौतीपूर्ण हो कि वो आपकी क्षमताओं को खींचे और आपको अपने पूरे दिमाग और शरीर से जुटना पड़े, तभी फ्लो की अवस्था आती है। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत होगी और अगर बहुत कठिन है तो डर और तनाव आएगा। लेकिन जब चुनौती और कौशल का स्तर बराबर होता है तो आपका दिमाग उस काम में पूरी तरह डूब जाता है। फ्लो की दूसरी शर्त है डीप फोकस यानी गहरा ध्यान। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तब फ्लो आता है। इसका मतलब है कि आपको अपने आसपास की सारी बाधाओं और विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, फालतू बातें, ये सब फ्लो के दुश्मन हैं। अगर आप सच में असंभव करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में डीप वर्क की आदत डालनी होगी। फ्लो का तीसरा तत्व है इमीडिएट फीडबैक। जब आपको तुरंत ये पता चल जाए कि आप सही जा रहे हैं या गलत, तो आपका दिमाग उसी समय सुधार करता है और आगे बढ़ता है। यही वजह है कि खिलाड़ी और कलाकार आसानी से फ्लो में जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने हर कदम का तुरंत फीडबैक मिलता है। फ्लो का चौथा पहलू है लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी खुद को भूल जाना। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या आप कैसे दिख रहे हैं। उस पल में बस काम होता है और आप पूरी तरह उसी में खो जाते हैं। यही वो अवस्था है जब आपके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बाहर आती है। किताब हमें बताती है कि फ्लो सिर्फ काम को आसान और मजेदार नहीं बनाता, बल्कि ये आपके दिमाग की प्रोडक्टिविटी को भी 500% तक बढ़ा देता है। यानी अगर आप सामान्य रूप से 1 घंटे में कोई काम करते हैं तो फ्लो की अवस्था में वही काम 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े कलाकार, खिलाड़ी और उद्यमी फ्लो को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। अब सवाल उठता है कि हम अपनी जिंदगी में फ्लो को कैसे लाएं? कॉटलर इसके लिए 4 चरण बताते हैं। पहला है स्ट्रगल यानी संघर्ष। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में दिमाग बहुत मेहनत करता है और आपको लगता है कि यह मुश्किल है। दूसरा चरण है रिलीज यानी छोड़ देना। जब आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं, दिमाग को दबाव से बाहर आने देते हैं, तो वो नई ऊर्जा के साथ तैयार होता है। तीसरा चरण है फ्लो यानी पूरी तरह उस काम में डूब जाना। और चौथा है रिकवरी यानी आराम करना, ताकि दिमाग और शरीर फिर से रिचार्ज हो सके। अगर आप इन 4 चरणों को समझ लेंगे और अपनाएंगे तो आप बार बार फ्लो में जा सकते हैं। कॉटलर कहते हैं कि फ्लो कोई संयोग नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। किताब का ये आखिरी हिस्सा हमें ये सिखाता है कि फ्लो ही वो अवस्था है जिसमें इंसान अपनी असली शक्ति को पहचानता है। और अब समय है किताब के सबसे गहरे निष्कर्ष का। दी आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें ये नहीं कहती कि असंभव करना आसान है। ये हमें ये सिखाती है कि असंभव को संभव बनाने की यात्रा 4 स्तंभों पर टिकी है: प्रेरणा, मोटिवेशन, सीखना, लर्निंग, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और प्रवाह, फ्लो। अगर आप इन चारों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप भी वो कर सकते हैं
जो अभी आपको नामुमकिन लगता है। कॉटलर हमें याद दिलाते हैं कि महान लोग पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं, और उन्हें बनाती है उनकी आदतें, उनका फोकस और उनकी निरंतर मेहनत। ये किताब हमें ये विश्वास दिलाती है कि हर इंसान के भीतर वो क्षमता छिपी है जो असंभव को संभव बना सकती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और खुद पर विश्वास रखें। इस किताब का संदेश साफ है, इम्पॉसिबल इज नॉट अ वॉल, इट्स जस्ट अ डोर। यानी असंभव कोई दीवार नहीं है, ये एक दरवाजा है जिसे खोलकर आप नई दुनिया में कदम रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में असंभव को भी संभव बनाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि आपको प्रेरणा जगानी होगी, सीखना कभी बंद नहीं करना होगा, रचनात्मकता को अपनाना होगा और फ्लो की अवस्था में जीना सीखना होगा। यही 4 कदम आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां लोग पहुंचने का सपना भी नहीं देखते। और याद रखिए, असंभव सिर्फ एक शब्द है जो उन लोगों के लिए है जो कोशिश नहीं करते। लेकिन आप अगर इस कला को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी की हर सीमा टूट जाएगी और आप वो हासिल करेंगे जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। दी आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। इंसान की असली ताकत उसकी सोच, उसके जुनून और उसकी सीखने की क्षमता में है। अगर आप अपने उद्देश्य को पहचान लें, लगातार सीखते रहें, रचनात्मक सोच अपनाएं और फ्लो की स्थिति में काम करना सीख लें, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं रहेगा। यह किताब हमें सिखाती है कि असंभव सिर्फ एक मानसिक बाधा है, जिसे तोड़कर ही इंसान अपनी जिंदगी का असली नायक बनता है।